बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर शुमाइला गफ़ार और आप देख रहे हैं सेहत सब के लिए। नाजरीन, सेहत सब के लिए में बात होती है आपकी सेहत के हवाले से और ये लाइव प्रोग्राम पेश किया जाता है हर इतवार को। और इस प्रोग्राम के ज़रिए हमारी कोशिश है कि दिल की बीमारियों के हवाले से पाकिस्तान में अवेयरनेस क्रिएट की जाए। तो अगर आपको दिल का मर्ज़ लाहक है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमसे मशवरा ले सकते हैं। हमारे नंबर्स आपको स्क्रीन पर दिखाई देते रहेंगे। द नंबर्स आर 0519212644, 0519212643। इन नंबर्स पर आप हमें ज़रूर कॉल करें और हमसे मशवरा लें। दिल की बीमारी एक सीरियस बीमारी है और ये जानलेवा भी साबित हो सकती है अगर आप इसका बाकायदा और बर वक्त इलाज नहीं करवाते। और ये रुझान देखा गया है कि अक्सर लोग जब बीमारी डायग्नोज होती है तब तो काफ़ी परेशान होते हैं, दवाइयाँ भी इस्तेमाल करते हैं और बाकायदगी से लेते हैं दवाइयाँ, लेकिन जैसे ही थोड़ी सी तबीयत बेहतर होती है तो ये सोचकर कि हमारा गुर्दा ख़राब हो जाएगा, मैदा ख़राब हो जाएगा, दवाइयाँ छोड़ दी जाती हैं, जो कि एक बहुत ही गलत कॉन्सेप्ट है। और इससे फिर बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और मरीज़ एमरजेंसी में फिर प्रेजेंट करता है और फिर उस वक्त डॉक्टर के लिए भी मुश्किल हो जाता है पेशेंट की जान बचाना। इस हवाले से आज हम बात करेंगे कि दवाइयाँ किस कदर ज़रूरी हैं इस बीमारी में। इस डिस्कशन में आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं हमारे एक जाने माने गेस्ट मेजर जनरल अजहर महमूद कियानी साहब, जिन्होंने FIC को कमांड किया, RIC के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रहे। ही वॉज ऑल्सो पर्सनल फिजिशियन टू द प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द प्रोग्राम। जी वालेकुम सलाम, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं जी सर? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का जी बिल्कुल ठीक ठाक। सर, बात करते हैं थोड़ा सा, जिस तरह कि मैंने कहा कि कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको जब कहा जाता है कि आपकी बीमारी डायग्नोज हुई है तो वो काफ़ी परेशान हो जाते हैं, फिर दवाइयाँ भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हमने देखा है कि बहुत सारे लोग दवाइयों को इतना सीरियस नहीं लेते। तो इमरजेंसी में आप तो काफ़ी पेशेंट्स देखते होंगे, तो आपका क्या ख्याल है कि एक तो वो पेशेंट्स होते हैं जिनको पहली दफ़ा दिल का दौरा पड़ता है, तो क्या ऐसे पेशेंट्स भी होते हैं जो कि अपनी कोताही की वजह से दोबारा से इमरजेंसी में प्रेजेंट करते हैं? जी जी बिल्कुल, आई थिंक आप अगर ये कहें कि मेजॉरिटी उन लोगों की होती है जो अपनी दवाइयाँ बंद करके आते हैं और वो पहले ठीक जा रहे होते हैं, दवाइयाँ ले रहे होते हैं, उनकी बीमारी कंट्रोल में होती है, लेकिन अचानक वो दवाई बंद कर देते हैं जी कि अब तो मुझे ज़रूरत ही नहीं रही, मुझे तो कोई तकलीफ़ नहीं हो रही, तकलीफ़ तो आपकी कंट्रोल है दवाइयों की वजह से। वो दवाइयाँ छोड़ते हैं तो फिर ये होता है कि अचानक या तो उन्हें हार्ट अटैक हो जाता है या उनका हार्ट फेल हो जाता है या और सीरियस मसले हो जाते हैं और फिर उनको संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और वो बीमारी इतना डैमेज कर चुकी होती है उस वक्त तक कि उनका हार्ट भी बहुत कमज़ोर हो चुका होता है और हमें बहुत ज़्यादा उन पर मेहनत करनी पड़ती है और बहुत फिर जो पहले से अगर 2-3 दवाइयाँ ले रहे थे तो 10-15 दवाइयों पर चले जाते हैं और उसकी दवाइयों की तादाद भी बढ़ जाती है, कॉम्प्लिकेशन भी बढ़ जाती है, उनकी तकलीफ भी बढ़ जाती है और अच्छा खासा फिर टाइम लगता है उनकी बीमारी को कंट्रोल करने में लिए। तो मेरे कुछ मरीज़ ऐसे हैं जो 30-35 साल से मेरे मरीज़ हैं और वो दवाई इस्तेमाल कर रहे हैं और वो ऐसे अच्छे मरीज़ डिसिप्लिन हैं कि जो दवाई बताएं वो टाइम पे दवाई लेते हैं, टाइम पे बताता हूँ उस टाइम पे आकर दिखा लेते हैं, अपने टेस्ट करवा लेते हैं और पता चलता रहता है कि उनकी बीमारी कंट्रोल में है, काबू में है। और अगर कोई टेस्ट ख़राब हो तो आप उस पर नई दवाई को से या उसकी खुराक को ऐड कर सकते हैं और वो बहुत अच्छे नॉर्मल जा रहे हैं, उन्हें ना कोई प्रॉब्लम हुई, ना दोबारा एंजियोग्राफी की ज़रूरत हुई, ना कोई एंजियोप्लास्टी स्टेंट की ज़रूरत हुई, ना बाईपास की ज़रूरत हुई। वो डिसिप्लिन पेशेंट हमेशा वो बहुत अच्छे रहते हैं और अपनी बीमारी को बड़े अच्छे तरीके से कंट्रोल करके रखते हैं और उन मरीज़ों को ये फ़ायदा होता है कि उन्हें कभी इमरजेंसी में भागना नहीं पड़ा अस्पताल में और कभी घर वालों को परेशान नहीं होना पड़ा, ये हमने उठा के भी लेके जाना, ये तो सीरियस हो गए हैं। वो अपनी बीमारी को खुद ही कंट्रोल करते हैं, दवाई बाकायदगी से लेते हैं और एहतियात बाकायदगी से करते हैं। अच्छा सर, ये तो हमने एक सिनेरियो डिस्कस किया कि किस तरह से यानी आपकी जो बीमारी है वो दवाइयों से कंट्रोल हो रही है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि एक और सिनेरियो की भी हम बात करें कि जिस तरह के कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनकी बीमारी दवाइयों पर ही कंट्रोल्ड होती है और वह दवाइयाँ ले भी रहे होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनमें आपको बाईपास की ज़रूरत होती है या एंजियोप्लास्टी कर दी जाती है। तो फिर वो ये समझते हैं कि अब तो हमारा दिल नया हो गया है और नए दिल को किसी दवाई की ज़रूरत नहीं है और फिर वो सिगरेट भी पीना शुरू कर देते हैं और दवाई भी इस्तेमाल नहीं करते। तो ऐसे पेशेंट्स के बारे में आप क्या कहेंगे कि क्या वाकई ऑपरेशन करने से दिल नया हो जाता है या नहीं, उनको भी दवाई इस्तेमाल करनी चाहिए? देखिए, दिल की जो बीमारी होती है वो चंद महीनों या चंद सालों के लिए होती है, ये ज़िंदगी की बीमारी है। एक दफ़ा शुरू होगी तो इसने आगे चलना और बढ़ना है और उसका ये जो इलाज हम करते हैं, एंजियोप्लास्टी या स्टेंट डालते हैं या बाईपास करते हैं, तो वक्ती तौर पे इलाज होता है। बीमारी चल रही है, उस बीमारी ने उस बाईपास में भी आ जाना है, उस बीमारी ने उस स्टेंटों में भी आ जाना है और पहले से उसकी जो शिद्दत है वो बढ़ भी जाएगी अगर आपने दवाई अपनी ना ली
और अपने एहतियात जो बताई गई है खुराक में, वर्जिश करना, सिगरेट ना पीना, वज़न को कम करके रखना, नींद पूरी रखना, ये सारी चीज़ उसमें शामिल नहीं करेंगे तो आपकी बीमारी बढ़ती जाएगी और दोबारा स्टेंट की ज़रूरत पड़ सकती है, दोबारा बाईपास की ज़रूरत पड़ सकती है। सही। और दोबारा बाईपास जो है वो बड़ा मुश्किल काम है, सर्जन के लिए भी बड़ा मुश्किल काम है, मरीज़ के लिए भी बड़ा मुश्किल काम है। उसके रिजल्ट्स भी पहले बाईपास से टोटली डिफरेंट होते हैं। तो इसलिए कोशिश ये करें कि अगर ज़रूरत पड़ गई है बाईपास की और स्टेंट की ज़रूरत पड़ गई है और आपने करवा लिया और अच्छा हो गया, तो उससे बेहतर है कि आप उसको दवाइयाँ जारी रखें, एहतियात करें, ताकि वो बाईपास हो, स्टेंट चलते रहे। यानी कि अगर ऑपरेशन हो भी गया है तो भी आपने दवाइयाँ इस्तेमाल करनी है। यहाँ पर कॉलर है, उनको शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? जी वालेकुम सलाम, मैं अटक से बोल रहा हूँ जी, अब्दुल रहीम नाम है। जी, सवाल पूछिएगा। बात ये है जी, मुझे 2 स्टंट डली हुए हैं, अब फिर मुझे तकलीफ बढ़ गई है। दवाइयाँ भी बाकायदगी से खा रहा हूँ। अब ऐसे होता है कि कभी बीपी लो हो जाता है और कभी एकदम शूट कर जाता है और इस तरह होता है कि दिल जैसे हल्का सा दर्द और दिल खफा हो जाता है और पसीना भी आने लगता है। ठीक है। तो उम्र क्या बड़ी है घबराहट आपकी? उम्र मेरी 71 साल है। और ये स्टेंट कब डले थे आपको? एक स्टेंट आज से तकरीबन 2 साल पहले चला था और दूसरा जो है 5 साल पहले चला। ठीक है। और दवाइयाँ कौन कौन सी इस्तेमाल कर रहे हैं आप? मैं लो प्लेट प्लस इस्तेमाल कर रहा हूँ। ठीक है। मॉनिटर लो प्लेट प्लस इस्तेमाल कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, सही है। कोई टेस्ट वगैरह अब हुए हैं आपके, जब से आप कह रहे हैं कि ये तकलीफ दोबारा से आपको शुरू हुई है, तो डॉक्टर को दिखाया है आपने? नहीं, अभी तो नहीं दिखाया, पहले दिखाया था, टेस्ट तकरीबन ठीक ही थे। अब अचानक इस तरीके से हो गया। और दूसरा मुझे कोई ऐसे महसूस होता है जैसे मैदे में भी तकलीफ हो गई है, क्योंकि मुझे अब भूख तकरीबन 15 दिन से भूख बिल्कुल नहीं लग रही और बड़ी घबराहट होती है। आज सुबह भी मुझे इतनी सख्त घबराहट थी, फिर मैंने जैसे उकाई आ रही थी भी दूध के साथ एक पीस डबल रोटियां खाया, उससे मुझे कुछ अफाका हुआ। अच्छा, ठीक है। तो कोई चीज मैं जो खाता हूँ ऐसे महसूस होता है जैसे मैदे में जाके लग गया। पता नहीं ये दिल की वजह से है, मैदे की वजह से है, ठीक है। मुझे समझ चलते नहीं वक्त तो नहीं आपको दर्द हो रहा, या नींद में आंख तो नहीं खुल जाती आपकी दर्द से, या सांस ना आने की वजह से? नहीं, नींद में तो नहीं, कभी कभी ऐसे ही लेटे लेटे ऐसे हो जाता है कि जैसे मुझे सांस फूल जाता है लेटे लेटे। चलने से होता है कि नहीं? चलने पर भी होता है? नहीं, चलने फिरने से तो कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ। सही है। लेकिन लेटे लेटे बाजू का तो हो ठीक जाता है। है। बाकी पसीने आ एहतियात जाते आप हैं। कर रहे हैं? कोई तंबाकू नोशी तो नहीं कर रहे? वॉक वगैरह कोई हल्की फुल्की एक्टिविटी रखी हुई है आपने? बस थोड़ी बहुत ही वॉक कर रहा हूँ। बाकी मैं ज्यादा मिर्च मसाले वाली चीज भी नहीं खाता, घी वाली ठीक है। चीज नहीं खाता, पराठा नहीं खाता, अंडा नहीं खाता, गोश्त नहीं खाता, सब्जियां और दालें सही है। ज्यादा इस्तेमाल कर रहा हूँ। ठीक है, चलें आपके सवाल का जवाब लेते हैं। बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। जी सर। जी, आई थिंक उनकी एक तो देखें, आजकल का जो है बड़ा ख़राब मौसम है, ह्यूमिडिटी हब्स वाला मौसम है, और इसमें से एक नॉर्मल बंदा वो भी घबरा जाता है और पसीना आ जाता है, आपको बहुत ज़्यादा पसीना आता है और कई दफ़ा उस ऐसी गर्मी होती है कि आपका दम घुटता है। तो ये मौसम दिल के मरीज़ों के लिए बहुत ही परेशान कुन मौसम होता है। इसमें दिल की धड़कन तेज़, सांस फूलना, पसीने आना, घबराहट होना। और इसमें ज़रूरी होता है कि एक तो आप ठंडी जगह पे रहें और दूसरा पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें। कोशिश करें कि हब्स के मौसम में आप चलें ना, बाहर ना चलें, एक्सपोजर ना हो। और एक दफ़ा इनके कहते हैं कि चलने से मुझे तकलीफ़ नहीं होती, मैं बैठता हूँ तो फिर ही मुझे घबराहट होती है, खाली पेट होता है फिर घबराहट, जब खाता हूँ तो ठीक हो जाती है। तो हो सकता है कि छोटा मोटा को मैदे का इनका हो मसला। और अगर चलने पे तकलीफ़ नहीं होती तो फिर बड़े कम चांसेस है शायद इनको एंजाइना ये वाला ना हो। लेकिन फिर भी इनको चाहिए कि अपने जो कार्डियोलॉजिस्ट जिन्होंने इनको स्टेंट डाला है उनके पास चले जाएं, उन्हें दिखाएं ज़रा एक दफ़ा, ज़रा इनको एसेस कर लें। अगर इनकी दवाइयों को उन्होंने एडजस्ट करना है, कोई बढ़ानी है या कम करनी है या मैदे की कोई दवाई लिखनी है, तो वो इन्हें लिख दें। सही। अच्छा सर, इन्हीं की बात करते हैं। जिस तरह के पेशेंट हैं, इनकी हिस्ट्री भी है, थोड़े बहुत सिम्टम्स भी आ रहे हैं, लेकिन ये अभी तक डॉक्टर के पास नहीं गए। तो आप ऐसे में क्या कहेंगे कि पेशेंट को अगर सिम्टम्स आ रहे हैं और उसको शक आ रहा है कि ये मेरे दिल की तकलीफ़ हो सकती है, या इवन अगर मैदे की भी तकलीफ़ है, तो ऐसे में डॉक्टर को कंसल्ट खुद ही कर लेना चाहिए, बजाय इसके कि बैठे रहें, इंतज़ार करें और फिर खुदा न खास्ता इमरजेंसी में जाना पड़े? बिल्कुल, आपकी बिल्कुल सही बात है कि जहाँ पे अगर आपकी तबीयत सही चल रही थी, आप दवाइयाँ ले रहे थे, एहतियात भी कर रहे थे, और फिर आपको अचानक आपके सिम्टम्स में, आपकी तकलीफ़ में इजाफा हुआ,
फिर आपको डॉक्टर को ज़रूर बताना चाहिए। हो सकता है कि डॉक्टर की मामूली सी बात हो ठीक और है। डॉक्टर के थोड़ा सा नुस्खा एडजस्ट करने से आपकी तकलीफ ठीक हो जाए, तो इसलिए डॉक्टर को दिखाना जो है वो बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर कॉलर है, उनको शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? जी वालेकुम सलाम जी, डॉक्टर रियाज अहमद बात कर रहा हूँ साहिवाल से जी। जी डॉक्टर साहब, सवाल पूछिएगा। जी मैडम, इस तरह है कि हमारे साथ 4 से 5 साल का बच्चा है, तो उसका हार्ट जो है ना वो लेफ्ट साइड पे है कुदरती है। तौर पर। तो राइट साइड उसका पर। कोई जी जी हाँ जी हाँ जी, राइट साइड पे, राइट साइड। जी जी। नहीं नहीं मैडम, इसका है कि राइट साइड पे तो होता है ना, लेकिन वो उसका कुदरती तौर पर लेफ्ट साइड पे है। उल्टी साइड लेफ्ट पे हार्ट होता है, नहीं, राइट लेफ्ट पर होता है लेकिन उनका राइट पे है। ठीक है जी जी। जी। तो उसका ये जानना चाहूँगा कि उसका कोई इलाज है या नहीं, लेकिन डॉक्टरों ने जो है वो जवाब दे दिया फिलहाल, कह रहे हैं कि अब कुदरती तौर पर अल्लाह की तरफ से ही जब तक इसकी जिंदगी है। ठीक है, तो तो बच्चे की उम्र बताइएगा और बच्चे को कोई अलामात आती हैं, कोई सांस फूलता है, कोई और मसला हो रहा है, कोई खेलता है तो उसको कोई दर्द आता हो या कोई और मसला? उसको जब सांस का मसला हो जाता है, तबीयत खराब हो जाती है, ठीक है। तो वोमिटिंग भी होती है। ठीक है, नीला भी पड़ जाता है? जी जी जी। ठीक है। और ये आपकी अपनी औलाद है या किसी के मुतालिक पूछ रहे हैं आप? ये मेरी सिस्टर का बेटा जी। अच्छा, सिस्टर के बेटे हैं। सर कोई सवाल पूछना चाहेंगे या जी जवाब जी, दें? मैं नहीं उनमें आई थिंक, बट ठीक है, इनका ठीक है, सवाल बहुत का शुक्रिया जवाब आपने देते कॉल हैं। किया, आपके सवाल का जवाब लेते हैं। जी उसमें सर। एक तो ये है कि जी कि दिल का राइट साइड नॉर्मली लेफ्ट साइड पे होता है जी। और डेक्स्ट्रोकार्डिया हम कहते हैं कि राइट साइड पे दूसरी पैदाइशी तौर पे दूसरी तरफ पे हार्ट चला जाता है। अगर तो वो नॉर्मल है तो फिर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, साइड बदलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन होता ही है कि जब ये साइड चेंज होती है तो कई दफ़ा उसमें सुराख, दिल में सुराख होता है, कोई वाल्व ख़राब होता है, कोई पैदाइशी तौर पे उल्टी नाली लगी होती है। उस तरह की अगर कोई जेनिटल प्रॉब्लम है और बाय बर्थ हार्ट में कोई प्रॉब्लम है तो फिर ऑपरेशन की ज़रूरत होती है। ठीक है। अदरवाइज़ अगर कोई एको, इन्होंने, मुझे उम्मीद है कि इन्होंने एको करवाया होगा। जो एको इनका एक बच्चों वाला जो डॉक्टर है, जो कि पीडियाट्रिक कार्डियो, जो कि साहिवाल में मेरा नहीं ख्याल होगा पीडियाट्रिक ठीक है। कार्डियोलॉजिस्ट, वो लाहौर से पीडियाट्रिक बच्चों वाले अस्पताल चिल्ड्रन हॉस्पिटल में चले जाएं। वहाँ से आप ये पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट से अल्ट्रासाउंड या इकोकार्डियोग्राफी ज़रूर करवाएं। वो फाइनल डायग्नोसिस बताएगा कि प्रॉब्लम कितना है, इस प्रॉब्लम का क्या सर्जरी इलाज है या कुछ और इलाज है कि नहीं है। इन्हें चाहिए कि चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर, जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल है और वहाँ पे बच्चों के सारे स्पेशलिस्ट हैं, उसमें बच्चों के कार्डियोलॉजिस्ट भी हैं, बच्चों के सर्जन्स भी हैं, और वहाँ पे जब इशू होगा तो वहाँ पे वो डायग्नोज करेंगे। और डॉक्टर साहब को मेरा ये मशवरा है कि वहाँ पे उसके हेड जो है उस हॉस्पिटल के डॉक्टर प्रोफेसर मसूद सादिक है। मसूद सादिक बहुत ही कॉम्पिटेंट आपको हमारी आवाज़ आ रही है? जी, कॉल ड्रॉप हो गई है। ठीक है सर, हम हमेशा से ये बताते हैं अपने नाजरीन को कि अगर बच्चों में दिल का मसला है तो बहुत ज़रूरी है कि टीम होती है, बच्चों की एक टीम होती है। एक कार्डियोलॉजिस्ट जो फिजिशियन होता है वो डायग्नोज करता है, वो बच्चे को चेक करता है, उसका इकोकार्डियोग्राम करता है, कई दफ़ा उसकी सर्जरी करनी है, वो आपस में डिसाइड करते हैं सर्जरी किस स्टेज पे करनी है, अभी करनी है, बाद में करनी है, और कितने स्टेजेस में सर्जरी करनी है, कि पहली स्टेज में क्या करना है, दूसरी, कुछ बहुत सारी ऐसी कंजेंटल एब्नॉर्मैलिटी इसमें आपने मुख्तलिफ स्टेजेस पे ये सर्जरी करनी होती है। तो ये जो टीम है ये आपस में डिसाइड करती है, आप कोई और डॉक्टर डिसाइड, और इन दोनों की आपस में अंडरस्टैंडिंग होती है कि इस पेशेंट को कब मेरे कोऑर्डिनेशन पास बड़ी अहम सर्जरी है। के लिए आपने भेजना है। यहाँ पर कॉलर है, उनको लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर साहब, मैं मिसेस सलीम चौधरी रावलपिंडी से कर रही हूँ। जी, सवाल पूछिएगा। मुझे अपने हस्बैंड के बारे में बात करनी थी डॉक्टर साहब। एक तो मेरे हस्बैंड जो है वो डायबिटिक हैं, ठीक है। और सेकेंडली ये कि उनकी फैमिली में जो है वो हार्ट का, मतलब उनकी जो फैमिली डिजीज है वो हार्ट अटैक से जितने भी उनके
प्रीवियस फैमिली मेंबर है वो हार्ट अटैक से उनकी डेथ होती है। ठीक है। और डॉक्टर साहब मुझे ये पूछना है कि मेरे हस्बैंड जो है लास्ट 5 ईयर से डायबिटिक हैं। एक तो वो टैबलेट सीटाग्लोमेट और सेकेंडली वो डेपा टैबलेट है कोई, वो ले रहे हैं सुबह शाम 2 टाइम्स अ डे, डेपा 1 a डे और जो सीटाग्लोमेट है वो 2 टाइम्स अ डे। डॉक्टर साहब मुझे सर से ये सवाल करना है कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो मैं उनके लिए करूं, और टेस्ट उनको जो है वो जो है कितनी देर बाद रिपीट करने चाहिए, क्योंकि वो बहुत रिलक्टेंट होते हैं, एक तो अपने टेस्ट नहीं करवाते और सेकेंडली डॉक्टर साहब वो कुछ जो हकीमी रेमेडीज है ना, जैसे कोई उनको इस्तेमाल करते हैं, किसी ने बता दी वो साथ वो जरूर इस्तेमाल करते हैं, वो मतलब इस चीज को बड़ा प्रेफरेंस देते हैं। सही है। ठीक है, ये बताइएगा कि आपके हस्बैंड की एज क्या है और खानदान में ये जो डेथ्स हुई हैं ये किस एज पर होती हैं यूजुअली? मेरे हस्बैंड की एज 55 इयर्स है और जो डेथ होती है वो ऑलमोस्ट इनकी 60 अबाउट मतलब 70s के राउंड अबाउट होती है। ठीक है। कोलेस्ट्रॉल वगैरह के इनके टेस्ट हुए वो तो ज़्यादा नहीं है, लिपिड प्रोफाइल ठीक है, वजन इनका ज़्यादा तो नहीं है, वॉक वगैरह करते हैं? डॉक्टर साहब वॉक करते हैं ऑफ एंड ऑन, और उनका लिपिड है वो थोड़ा ज़्यादा है, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है। अच्छा ठीक है। तंबाकू नोशी तो नहीं करते? नहीं, तंबाकू नोशी नहीं करते। ठीक है। और डॉक्टर साहब मेरा एक टैबलेट ये है कि वो टैबलेट लोप्रीन खुद से लेना शुरू कर देते हैं। डॉक्टर साहब से पूछिए कि क्या ये ठीक है उनके लिए लेना या नहीं। अच्छा, वॉक वगैरह करते हैं आपके हस्बैंड? जी वॉक करते हैं, मतलब हाफ एन आवर डेली। अच्छा ठीक है। और दिल के कोई टेस्ट हुए हैं उनके, कोई ईसीजी वगैरह या कुछ एको वगैरह? डॉक्टर साहब कोई वन ईयर बैक हुए थे, इको और ईसीजी वो ठीक थी, लेकिन ये है कि मुझे डॉक्टर साहब से मेरा क्वेश्चन ये है कि उनके टेस्ट कौन कौन से रिपीट कराऊं और कितनी देर बाद रिपीट कराएं? बहुत अच्छा सवाल है, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। आपके सवाल का जवाब लेते हैं। बड़ी कंसर्न वाइफ हैं और बड़ा अच्छा उनका सवाल है कि क्या वो ऐसा करें एहतियाती तदाबीर के उनके हस्बैंड जो हैं वो सेहतमंद रहें और कौन कौन से टेस्ट करवाने चाहिए? जी बिल्कुल। आई थिंक उन्होंने काफ़ी तफसील से हमें हिस्ट्री बताई और हिस्ट्री के हिसाब से इनके हस्बैंड को रिस्क है कि आगे फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम हो सकता है अगर ये एहतियात ना करें, अपनी शुगर को कंट्रोल ना करके रखें। और शुगर का सबसे इम्पॉर्टेंट इनके लिए ये है कि अपनी शुगर को कंट्रोल करके रखें और इनका HbA1c जो 3 महीने का टेस्ट होता है, जो एवरेज बताता है कि पिछले 3 महीने में शुगर कैसी कंट्रोल रही, वो 7 से कम हमेशा होना चाहिए। और दूसरा ये कि वॉक, ये बहुत अच्छी बात करें, डेली वॉक कर रहे हैं, वज़न को ना बढ़ने दें। और दूसरा नींद 6 से 8 घंटे पूरी करें। टेस्टों का जो उन्होंने सवाल किया तो उसमें ज़रूरी है कि हर साल ETT ज़रूर हो। ठीक है। उसमें अगर ETT नॉर्मल आ जाती है तो रीएश्योरिंग कोई मसला नहीं है। एको हर 6 महीने के बाद करवा लें। ब्लड टेस्ट जो है हर 3 महीने के बाद करवा लें। और अगर नॉर्मल रहते हैं और बहुत ही नॉर्मल रहते हैं तो जो कोलेस्ट्रॉल हो गया, लिपिड प्रोफाइल पूरी, यूरिक एसिड हो गया, यूरिया, क्रेटिनिन और इलेक्ट्रोलाइट्स जो है, यानी देखना यह है कि शुगर का गुर्दों पे क्या असर हो रहा है, क्योंकि शुगर जो है दिमाग, आंखें, दिल और गुर्दों को असर करती है और इनकी मॉनिटरिंग और इनके टेस्ट करवाने बहुत ज़रूरी होते हैं। और अगर कहीं ये ख़राब हो रहे हैं तो कंट्रोल को और टाइट करना होता है या कुछ दवाइयों को बदलना पड़ता है कि वो बदले। सर तो, ये लोप्रिन भी खुद से इस्तेमाल करें तो वो भी बता दें कि मैं उस पर ज़्यादा, क्योंकि उनको शुगर है, इनकी बड़ी स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है, इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ की 50s में लोगों की डेथ हुई है, तो कोई बात नहीं। आई थिंक लोप्रिन एक किस्म का प्रिवेंट मेजर है कि अगर इनकी कहीं इनकी भी नालियाँ बंद होती हैं तो वो एटलीस्ट लोप्रिन लेंगे, एंटीप्लेटलेट है, ब्लड थिनर है, तो उसका फ़ायदा ही होगा, उसमें करने में कोई नुकसान नहीं है, वो दे सकते हैं। ये वाले टेस्ट करवा के हर साल ETT मस्ट है, एको 6 महीने के बाद, ब्लड टेस्ट 3 महीने के बाद, और शुगर के जो लेवल्स बताए हैं वो कंट्रोल करके रखते हैं। कोलेस्ट्रॉल इनका हमेशा जो LDL है वो हमेशा 70 से नीचे होना चाहिए, टोटल कोलेस्ट्रॉल 150-60 के करीब होना चाहिए। HDL कोशिश करें 40 से ऊपर, 45 से ऊपर रहे। और अगर कंजेनिटली कम हुआ है, यानी बाय बर्थ ऐसे ही कम है, जो वॉक करने से, वेट कम करने से, सिगरेट बंद करने से नहीं ऊपर आता, तो फिर उसको फिक्र करने वाली कोई बात। यहाँ पर एक और कॉलर है, उनको लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात करें? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। काफ़ी देर से वो कॉलर हमारा वेट कर रहे थे, लेकिन डेफिनेटली हमारी कोशिश होती है कि जब हम जवाब दें तो वो कंप्लीट हो, ताकि जिसकी भी हेल्प हो रही है वो बाकायदा तौर पे उनको समझ आ जाए कि कौन कौन से उन्होंने टेस्ट करवाने हैं। तो आप हमें दोबारा कॉल कर सकते हैं, हम आपकी कॉल का वेट करेंगे। जी सर, जिस तरह की हमने बात की कि बड़ा अहम है कि आप ये सारे टेस्ट करवाते रहें, उसके साथ आपने तंबाकू नोशी नहीं करनी है।
और जिस तरह कि आपने देखा कि ये बड़ी कंसर्निंग वाइफ थी और इन्होंने कोशिश की कि किस तरह से अपने हस्बैंड को ये राइट ट्रैक पर लेकर आए। तो मैं यहाँ पर पूछना चाहूँगी कि फैमिली का किस कदर रोल है। जिस तरह के अगर पेशेंट है वो तो घबरा जाता है, फिर जिस तरह कि हमने ये भी बात की कि कभी वो दवाई ले रहा है नहीं ले रहा, तो क्या घर वालों को कोशिश करनी चाहिए कि वो उनको याद करवाएं दवाई का टाइम, या उनको ये भी कहें कि जी आपने मीठा कम खाना है, क्योंकि बाज़ मरीज़ ज़रा नाराज़ भी होते हैं इस बात पर कि जी आप बहुत ज़्यादा हम पे कंट्रोल कर रहे हैं, तो वो ये लाइक नहीं करते। लेकिन आपके ख्याल से क्या फैमिली का रोल इम्पोर्टेंट है? बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। देखें, आप जब भी किसी पेशेंट को देखते हैं और उन्हें कोई बीमारी होती है और आप फैमिली को पिक्चर में रखते हैं, फैमिली को पता होना चाहिए उन्हें क्या मसला है और क्या इमरजेंसी घर में हो सकती है और कितना ज़रूरी है उनको बाकायदगी से डॉक्टर को दिखाना, बाकायदगी से उनके टेस्ट करने और मरीज़ को याद दिलाना कि ये टाइम आपकी मेडिसिन का हो गया और मेडिसिन टाइम पे लेना। देखें, मेडिसिन आप टाइम पे देते रहेंगे, मरीज़ लेता रहेगा तो घर के लिए कोई इमरजेंसी नहीं होगी। वहाँ पे मरीज़ लापरवाह होगा, दवाई छोड़ देगा, एहतियात छोड़ देगा, वहाँ पे प्रॉब्लम होने शुरू हो जाएंगे। मैंने हमेशा कहा कि हमारे जो डिसिप्लिन पेशेंट होते हैं, अच्छे पेशेंट होते हैं, पढ़े लिखे पेशेंट, इवन अनपढ़ पेशेंट, उसे एक दफ़ा बता दिया ये दवाई लेनी है, एहतियात करनी है, उस पर अमल करता और वो फिट रहता है। अब मैंने आपको कहा ना 35 साल से मेरे पेशेंट आ रहे हैं और जो डिसिप्लिन है उनमें कभी प्रॉब्लम हुआ ही नहीं, साल आ रहे हैं, उन्हें कोई इमरजेंसी नहीं हुई। यही बात होती है कि घर वालों का यही रोल होता है कि सुबह याद दिलाना कि जाने से पहले, काम पे जाने से पहले आपने दवाई खा के जानी है, काम से जब वापस आएंगे तो शाम को आके खाने के साथ आपने दवाई खानी है। और ये कॉलर है सर, उनको ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? वालेकुम सलाम, मोहम्मद अमीन बात कर रहा हूँ पटिजन से। जी, सवाल पूछिएगा। मेरा जो है ना ब्लड प्रेशर जो है ना वो हाई हो जाता है, ब्लड प्रेशर कितना? जी हाँ, मेरा ब्लड प्रेशर जो है ना हाई हो जाता है, 200 पे भी चला जाता है और 180 पे, 170 है। मैं सादा सा आदमी, बात सीधी करूँ जी। तो टीवी की आवाज बंद कर दें और डायरेक्टली हमसे बात करें। तो कोलेस्ट्रॉल जो है ना वो मेरा 176 है। जी, टीवी की आवाज़ बंद कर दें, हमें आपकी आवाज़ सही से समझ नहीं आ रही। आपने कहा कि आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है, 200 होता है, 180 होता है, नीचे वाला कितना होता है? नीचे वाला जो है ना 110 पे चला जाता है। अच्छा। फिर वो कैप्टोटीन गोली और कोस्टॉल कोस्टिसमीन वो लेता हूँ, उसमें आधे घंटे में जो है ना फिर वो कुछ कंट्रोल हो जाता है। ये दवाई आप कभी कभी लेते हैं या बाकायदगी से कोई आपको दवाई दी गई है? नहीं, कभी कभी 2-3 दिन में चेक करता रहता हूँ। ठीक है। दवाई कौन सी ले रहे हैं? और दवाई दवाई जो है ना वो आपने कहा कैप्टोटिन, दूसरी कौन सी आपने बताई? जी, कौन सी दवाई बताई आपने? कैप्टोटीन, दूसरी कोस्टोर ठीक है, कोस्टोर कोस्टमी। अच्छा ठीक है, ये बताइएगा। ना मेरा जो दिल है ना मेरा कमजोरी जार करता है, दिल जो है ना हार्ट वो कमजोरी काफी जार करता है। ठीक है, डॉक्टर को लास्ट टाइम आपने कब दिखाया था? ये मैंने पहले 2 महीने दिखाया था यहाँ नवाबशाह में। अच्छा ठीक है, तो डॉक्टर ने आपको कोई बाकायदगी से चार्ट बनाने को कहा था, कोई कहा था कि दवाई इस्तेमाल करनी है, कोई टेस्ट वगैरह हुए थे आपके? और ये बताइएगा कि आप इसके साथ साथ क्या सिगरेट पीते हैं, वजन ज्यादा है आपका, वॉक वगैरह करते हैं? बिल्कुल नहीं पीता, बिल्कुल सिगरेट नहीं पीता। ठीक है, और नमक का इस्तेमाल कैसा है आपका? परहेज भी ठीक है, जवाब देते हैं। ठीक है, आप एक्चुअली आपका जो टीवी है वो ऑन है, इस वजह से हमें भी आपकी आवाज़ सही से समझ में नहीं आ रही, आपको भी हमारे सवाल समझ नहीं आ रहे। हम कोशिश करते हैं कि आपको सवाल का जवाब दें। बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। जी सर। जी, आई थिंक इनकी पूरी बात समझनी है। एक तो ये है कि उन्होंने खुद ही बता दिया कि मैं 2-3 दिन के बाद दवाई खा लेता हूँ, जो कि बाकायदा से दवाई नहीं लेते, इसलिए इनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं रहता। अगर ये दवाई जो डॉक्टर साहब ने लिख के दी है, नुस्खा लिख के दिया, और ये रोज़ाना दवाई लें और दवाई को बंद ना करें, ठीक है, और 2 हफ्ते के बाद बाकायदगी से लेते हुए दवाई डॉक्टर को जाके चेक करवाएं, पता चले कि इनका ब्लड प्रेशर 140-90 से नीचे आया कि नहीं आया, तो फिर इनको कोई मसला नहीं है। इनका ये प्रॉब्लम है कि ये दवाई अपनी बाकायदगी से नहीं ले रहे, कभी कभार अपनी मर्जी से ले लेते हैं, इस प्रेशर कभी कंट्रोल नहीं होता और बहुत नुकसान होता है। उसमें फालिज होने का डर है, उस पर हार्ट फेल होने का डर है,
उसमें आंख की रग फट जाने और नज़र जाने का डर है। ये सारी की सारी इमरजेंसीज हो सकती है अगर इन्होंने ब्लड प्रेशर कंट्रोल ना किया, और इनका बड़ा इजीली कंट्रोल हो जाएगा बशर्ते कि उन्होंने जो दवाई डॉक्टर साहब ने लिख के दी हुई है वो दवाई ये बाकायदगी से लेते रहे और नमक का इस्तेमाल कम करें। बिल्कुल, और ये बिल्कुल अपने साथ खेलने वाली बात है कि आप कभी दवाई ले रहे हैं और कभी नहीं ले रहे, तो आपका जो ब्लड प्रेशर है वो मेंटेन नहीं रहेगा और इसके बहुत ज़्यादा नुकसान आते हैं। यहाँ पर कॉलर हैं, उनको शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन कहाँ से और सवाल पूछिएगा? जी मैं मोहम्मद शहजाद बात कर रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट बहावलनगर से। जी जी शहजाद, सवाल पूछें। जी मेरे वाले साहब का बीपी बहुत हाई रहता है। कितना होता है बीपी? जी मेरे वाले साहब का बीपी 170 और 170 200 पे हो जाता है। अच्छा ठीक है, उम्र क्या है वालिद साहब की? मेरे वाले साहब की उम्र है तकरीबन कोई 75-80 साल। दवाई कोई इस्तेमाल करें इसके लिए? जी दवाई इस्तेमाल कर रहे हैं। कौन सी दवाई इस्तेमाल कर रहे हैं? कोवाएच है, वो मसलसल खा रहे हैं कोवाएच। ठीक है, उसके बावजूद कंट्रोल नहीं हो रहा, तो क्या खाने में एहतियात कर रहे हैं, नमक कम इस्तेमाल कर रहे हैं? जी मेरा वाले साहब नमक बहुत कम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हुक्का बहुत यूज करते हैं, हुक्का पीते हैं। हुक्का से हमने ना, वो तम्बाकू है ना, हुक्का होता है गाँव में, ठीक वो है। बहुत यूज करते हैं। हमने कई दफा रोका भी है, हुक्का कम करे, डॉक्टर साहबान ने भी रोका, लेकिन हुक्का नहीं कम करा। एक तो हुक्का खत्म करने का, तम्बाकू रोकने का, एक तो हमें प्लीज डॉक्टर साहब से पूछकर बता दें कि हुक्का कैसे कम किया जाए, कैसे खत्म किया जाए। सही है, ठीक है, वो बताते हैं आपको। ये बताइएगा कि डॉक्टर ने कोई दवाई की डोज एडजस्ट करने की कोशिश की है? आपने डॉक्टर साहब को बताया है कि बीपी ज़्यादा रहता है दवाई के बावजूद? जी हमने बताया कि हमने वो दवाई मुसलसल खा रहे हैं, लेकिन कभी कम हो जाता है, कभी काफी ज्यादा हो जाता है, इसलिए हमें काफी प्रॉब्लम बढ़ रही है। वाले साहब कभी बहुत बुरी हालत हो जाती है। ठीक है, कभी दिल में दर्द तो नहीं आया है और इनके बाकी टेस्ट वगैरह हुए हैं? नजरों का टेस्ट, गुर्दों का टेस्ट, दिल के टेस्ट? बनाई है मेरे वाले साहब की, नजर बनाई है, और दिल का भी कभी ना मेरे वाले साहब कह रहे हैं मेरे दिल पे दर्द हो रहा है, दर्द होता है। ठीक है, सही। उसकी हमने कोई दवाई नहीं ली है। वो आप बता दें प्लीज, कौन सा टेस्ट करवाएं हम और कहाँ से करवाएं? ठीक है, शुगर तो नहीं है इनको? शुगर नॉर्मल है, शुगर नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। आपके सवाल का जवाब लेते हैं। जी सर। जी आई थिंक इनमें बात इन्होंने वही बताई कि वाले साहब हैं, 75 साल उम्र है, ब्लड प्रेशर है, हुक्का पीते हैं और ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं होता और सीने में भी दर्द होता है, दिल की भी तकलीफ है। एक तो बड़ा ज़रूरी है कि इनके जो कार्डियोलॉजिस्ट बाहुल नगर में हैं उन्हें दिखा लें और वो काफ़ी हद तक इनकी चीज़ें कंट्रोल हो। एक तो हुक्का, बाकी जब बुज़ुर्ग होते हैं और जिनको आदत है हुक्का, और जिनका हुक्का जो है एक वजह होती है दोस्तों के साथ बैठने की, यानी हुक्का होता है तो 10 जो बैठ के बारी बारी अपना वो एक ही हुक्का पीते रहते हैं। और ये कल्चर है हमारे पंजाब का, ये कल्चर है। और वो हुक्का जो है, वो हुक्का बैठने के लिए बड़ा ज़रूरी है, उस मजलिस का बैठने के लिए हुक्का बड़ा ज़रूरी है, उसके बगैर कोई बैठता नहीं है। और अब हुक्का छोड़ देते हैं तो लोग आने बंद हो जाते हैं। तो ये वाला एक कल्चर है, उस कल्चर का ध्यान करना हो। तो बुजुर्ग होते हैं, बुजुर्गों को एक कंपनी भी चाहिए होती है, अपने साथ के साथ ही दोस्त उन्होंने गपशप लगानी होती है, उसी तरह रिलैक्स होते हैं। घर वाले वो बात सुन नहीं सकते जो वो करना चाहते हैं, जो बुजुर्ग आपस में करते हैं वो बच्चे नहीं सुनना चाहते, घर वाले नहीं सुनना चाहते। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि वो कथारसिस होता है, बैठ के वेंट आउट करते हैं बुजुर्ग जितने भी हैं। लेकिन हुक्का कोशिश ये करें कि जी को उन्हें कहे जी को हुक्का कम कर दें। बेशक अगर वो बंद नहीं कर सकते तो ना बंद कर, प्रेफरेबली तो ये होता है कि हुक्का मुकम्मल तौर पे बंद हो जाए। हाँ, जो सबसे ज़रूरी इनकी चीज़ है वो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करके रखें। अगर ये हुक्का पीते हैं और ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल नहीं होता तो फिर फालिज होना का बहुत ज़्यादा डर है। और अब जैसे इन्होंने बताया उनको सीने में दर्द होना शुरू हो गया और दिल की दर्द जिसे हम एंजाइना कहते हैं वो हो रहा है, और साथ हार्ट लगता है कि दिल की नालियाँ भी बंद है। और जब हुक्का पिए, तंबाकू लें तो उसमें हार्ट अटैक बड़ी जल्दी होता है। तो इनको चाहिए कि अपने डॉक्टर साहब को बताएं। इसमें से कुछ दवाइयां हैं, नाइट्रेट्स हैं, जो आप ये ज़ुबान की नीचे रखने वाली एक गोली है एंजेसिड, जो इमरजेंसी के लिए ज़ुबान के नीचे रखते हैं, हम बताते हैं हमेशा, ये इनके पास ज़रूर होनी चाहिए। एस्प्रिन, और अगर नज़दीक इनके बहावलपुर जो है वहाँ पे कार्डिक सेंटर है, इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे एक दफ़ा ज़रूर दिखा दें। यहाँ पर एक और कॉलर है, उनको लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? वालेकुम अस्सलाम, अदीब गुलरेज बात कर रहा हूँ मुल्तान से। सवाल पूछिएगा। सवाल ये है कि मुझे 1 साल पहले ना अटैक हुआ था, हार्ट अटैक हुआ था। अच्छा। मेरी उम्र 40 साल है। अम्मी अबू भी पेशेंट है हार्ट। तो डॉक्टर साहब ने मुझे ना एंजियोप्लास्टी का कहा था, तो मैंने एंजियोप्लास्टी करवाई है। ठीक है। अपने ना इधर ही मुल्तान पे मेडिकेयर हॉस्पिटल पे प्राइवेट। लेकिन मुझे डॉक्टर साहब से क्वेश्चन ये पूछते हैं, एंजियोप्लास्टी कराने का फायदा क्या है? मुझे वैसे ही पेन होता है, मैं चलता हूँ, मुझे हार्ट बीट बढ़ जाती है, दिल की धड़कन बहुत तेज हो जाती है,
दर्द भी होता है, मैं वॉक भी करता हूँ, सारा कुछ करता हूँ। एंजियोप्लास्टी का फायदा क्या हुआ मुझे? ठीक है, ये बताइएगा दवाइयाँ इस्तेमाल कर रहे हैं इसके साथ, आपको जो जो एहतियात कही गई थी वो करते हैं आप? हाँ जी बिल्कुल करता हूँ, मगर दवाइयाँ कभी कभी छोड़ भी देता हूँ, मगर दर्द होता है तो दवाइयाँ ले लेता हूँ, मगर मैं जो खाने पीने का परहेज बहुत ज्यादा करता हूँ। अच्छा ठीक है, और तंबाकू नोशी तो नहीं कर रहे? वॉक वगैरह आपने नहीं, कहा कि करते हैं? जी जी, पूरी फैमिली में हमारे तंबाकू नोशी कोई भी नहीं करता, और वॉक भी मैं करता रहता हूँ, क्योंकि मैं गवर्नमेंट मुलाजिम भी हूँ, तो मेरा अक्सर फील्ड का ही काम है, तो मैं वॉक मेरी होती रहती है। अच्छा ठीक है, सही है। सर आप कोई सवाल पूछना चाहेंगे या नहीं, जवाब आई दें? थिंक इनका जो है वो उन्होंने डॉक्टर साहब ने कितने स्टेंट डाले थे और क्या उन्होंने बताया था कि बाकी नालियों में भी कोई ब्लॉकेज है कि नहीं? जी सर, वो ये था कि एक मेरे स्टैंड डाला था, और दूसरा उन्होंने कहा था कि दिल के लास्ट में जाके बिल्कुल स्टैंड है, वहां स्टैंड नहीं डाल सकता, जी, उसका ठीक कोई है, हल नहीं है। ठीक है, जवाब लेकिन ठीक है। एक उन्होंने डाल दिया था मुझे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया, आपके सवाल का जवाब लेते हैं। जी सर। जी, इस सबसे पहले तो इस मरीज का कसूर है कि जो डॉक्टर साहब ने दवाइयाँ लिख के दी, ये दवाइयाँ कभी लेते हैं कभी नहीं लेते, नई दवाइयाँ लेते हैं तो फिर ये प्रॉब्लम होना शुरू होता है। और एक नाली है जिसके आखिर में जाके ब्लॉकेज है, और वो ऐसी जगह पे ब्लॉकेज है, उसका साइज इतना छोटा है, ना बैलून कर सकते हैं ना स्टेंट डाल सकते हैं, ठीक है। तो उससे प्रॉब्लम होता है। और उस प्रॉब्लम से आप जो उसको स्टेंट डाल गया, नाली खुल गई, वो तो खुल गई, लेकिन जो दूसरी नाली है जो बंद है, जिस पे स्टैंड वो नहीं डाल, तकलीफ उससे दे पेन रही है। हो रहा है। उस पेन के लिए बड़ा जरूरी है कि ये दवाई अपनी बाकायदगी से लें, दवाई ना छोड़ें, वॉक वगैरह अपनी जारी रखें। और ये जो दवाई छोड़ देते हैं, इससे नुकसान ये होगा, एक तो दर्द जो है नहीं होता रहेगा, दूसरा वो जो स्टैंड डाला हुआ है वो भी बंद हो जाएगा अगर इन्होंने गोलियां जो है वो बाकायदगी से ना लें। अच्छा, इन्होंने खुद ही जवाब भी दे दिया ना अपने सवाल का ही, कि कह रहे हैं कि एंजियोप्लास्टी का क्या फ़ायदा, फिर ये कह रहे हैं कि मैं दवाई भी इस्तेमाल नहीं करता। तो उसका यही फ़ायदा है कि अगर आपका ये ऑपरेशन ना होता तो खुदा न खास्ता अभी आप इमरजेंसी में लैंड हो चुके होते, आपको हार्ट अटैक हो चुका होता, तो वो तो डॉक्टर ने आपको बचा लिया है। लेकिन अगर आप दवाइयाँ इस्तेमाल नहीं करेंगे तो खुदा न खास्ता फिर आपकी सूरत हाल मज़ीद ख़राब हो सकती है, दर्द आ रहा है, और डॉक्टर ने इनको बता भी दिया है। देखिए, उसमें एक बात है कि मरीज ने अपने ऊपर एहसान किया, स्टेंट डलवा के, डॉक्टर पे एहसान नहीं किया। डॉक्टर ने एहसान किया कि आपका इलाज किया, और आपको जहां जरूरत थी स्टेंट की वो स्टेंट डाला, बाकी दवाइयां उसने लिख के दी हैं, और दवाइयां खाना आपका काम है। आपकी जगह पे डॉक्टर दवाई नहीं खा सकता, तो दवाई आपने खानी है, परहेज आपने करनी है। और बिल्कुल इनकी बहुत स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री भी है कि इनके पेरेंट्स को भी हार्ट प्रॉब्लम है, तो इनको तो फिर बहुत जो है बाकायदगी से दवाई इस्तेमाल करनी चाहिए। और हमने जिस तरह के प्रोग्राम के शुरू में भी कहा था कि बर वक्त और बाकायदा इलाज ही आपको बचा सकता है। आपके दिल की बीमारी जो है वो हमेशा से सर बताते हैं कि ये आपके साथ कब्र तक जाती है, लेकिन आप कंफर्टेबल ज़िंदगी तभी गुजार सकते हैं जब आप अपनी दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं। और यही आज के हमारे प्रोग्राम का मकसद भी है कि लोगों को ये बताना कि आपने दवाई इस्तेमाल करनी है। और सर यही मसला है कि आप भी जिस तरह के देखते होंगे कि जी यहाँ पर एक कॉलर है, पहले उनको ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन कहाँ से और सवाल पूछिएगा? हाँ जी, इस्लामाबाद से बोल रहा हूँ, राजस्थान बोल रहा हूँ। ये डॉक्टर साहब से पता करना है कि चेकअप को हर 3 महीने बाद जो है ना लिपिड प्रोफाइल भी चेक कराते हैं, और उसमें ब्लड कोलेस्ट्रॉल जो है ना ये नॉर्मल नहीं होता, कभी ज्यादा कभी कम। और ये मेडिसिन जो है ये कितने अरसे तक कंटिन्यू खानी चाहिए, और वो उसमें रोस्टा और बाकी इस तरह जो डॉक्टर डायग्नोज करते हैं वो खानी होती है। बाकी उसमें ये है कि ये रेमेडियल इसके लिए क्या करना चाहिए। ठीक है, उम्र क्या है आपकी? उम्र है 62। अच्छा ठीक है, और कोलेस्ट्रॉल आप कह रहे हैं कभी ज़्यादा हो जाता है कभी कम, तो क्या आप खाने वगैरह में एहतियात करते हैं, दवाई जो है बाकायदगी से लेते हैं? दवाई तो कंटिन्यू नहीं रखते, अगर 3 हफ्ते जो है ना वो अपना खाली, फिर कुछ अर्सा छोड़ दी, फिर इस तरह के। यही पूछना है कि ये क्योंकि ये इफेक्ट मेरे पे इफेक्ट करती है, ये नहीं करती। हार्ट पेशेंट है। ठीक है, हार्ट पेशेंट भी हैं आप? कोई दिल का मसला है आपको? नहीं, दिल का मसला नहीं, मैंने इको वगैरह सब कुछ, सिर्फ कोलेस्ट्रॉल वो मसला नहीं है। सिर्फ कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है आपका? क्या वजन भी ज्यादा है आपका? वजन नॉर्मल ही है, कोई 70 के करीब है, लेकिन वो 70 के करीब है, लेकिन वो प्लस माइनस होता रहता है। सही, वॉक वगैरह करते हैं आप? नहीं, वॉक बस वो घुटनों में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, लेकिन वो उसमें वॉक तो करते हैं, ज्यादा नहीं, लिमिटेड करते हैं। सही है, लिमिटेड करते हैं। और बेटा है उसका भी, हाँ जी,
23 साल उम्र है, उसका भी यही वॉक तो वो करता है, उसका भी ये थोड़ा सा मसला है। ठीक है, खानदान में किसी की दिल की वजह से डेथ तो नहीं हुई, अर्ली कोई डेथ्स वगैरह खानदान में? नहीं 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 नहीं। अच्छा ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया, आपके सवाल का जवाब देते हैं। जी सर। जी आई थिंक इनका ये है कि जी कि नया सच दिल की बीमारी नहीं है, टेस्ट और कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा, उसके लिए दवाई लेते हैं और उनका कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल नहीं होता। इसमें 2-3 चीज़ें, जैसे आपने कहा कि खुराक में एहतियात, गोश्त का ज़्यादा इस्तेमाल ना हो, तली चीज़ों का इस्तेमाल ना हो, पराठों का, अंडों का ज़्यादा इस्तेमाल ना हो, और उसमें सब्ज़ी और फ्रूट का ज़्यादा इस्तेमाल हो, और वॉक कहते हैं घुटनों की, वैसे ये कर नहीं सकते। और अगर तो कोलेस्ट्रॉल देखें, कोई आपको हार्ट वाला इशू नहीं है और स्ट्रोक वाला कोई इशू नहीं है, यानी फालज या कोई फालिटी ऐसी कोई चीज़ नहीं है, तो फिर आप अपनी कोशिश करें कि दवाइयों से कुछ अर्से के लिए कंट्रोल करें, और दवाई बाकायदगी से लेनी है कि 1 दिन ली, 2 दिन नहीं ली, और उससे फिर कभी कोई चीज़ कंट्रोल नहीं होती। और कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है तो उसे कंट्रोल में रहे, तो आप दिल की बीमारियों से, दिमाग की बीमारी से, स्ट्रोक से ये बच सकते हैं। कई दफ़ा नज़र चली जाती है, कोलेस्ट्रॉल वाले टुकड़े आँख वाली जो नाली है उसमें चले जाते हैं, उससे बंद करते हैं नज़र को। तो उसको एक दफ़ा कोशिश ये होती है, जिनको हार्ट का मसला ना हो, हम कोशिश करते हैं कि एक दफ़ा दवाई से कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल, 150-60 के करीब कोलेस्ट्रॉल टोटल आ जाए, LDL कोलेस्ट्रॉल 100 से नीचे चला जाए, HDL जो है 40 से ऊपर चला जाए, और ये जो इनके कोलेस्ट्रॉल आ जाए तो फिर हम कोशिश करते हैं दवाई बंद करें और फिर खुराक से ही उसको मेंटेन करें, उसको मेंटेन करें। तो और अगर कोई तकलीफ ना हो तो आपको दवाई फिर खाने की जरूरत है। हाँ, वो मरीज जिनको दिल की तकलीफ है, जिनका कोलेस्ट्रॉल है, जिनको पहले स्ट्रोक हो चुका है, जिनके नजर में कोई प्रॉब्लम आ चुकी है, उनको लगातार दवाई कोलेस्ट्रॉल की खानी पड़ती है, वो खुद से बंद ना। यहाँ पर कॉलर है, उनको लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात करें? वालेकुम सलाम जी, मैं शहजाद बात कर रहा हूँ नारवाल से। जी सवाल पूछे। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये है कि 2022 में मुझे हार्ट अटैक हुआ था तो जी शहजाद बात कर रहा हूँ जी नारवाल से। जी जी सुन रहे हैं आप जो है टीवी की आवाज़ बंद कर दें और डायरेक्टली हमसे बात करें, हम आपका सवाल सुन रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, फिर मेरे 2022 में मुझे हार्ट अटैक हुआ तो वो पंजाब कार्डियोलॉजी लाहौर पहुंच गए हम। तो उसके बाद उन्होंने उधर मुझे स्टंट एक डाला, तो दूसरा उन्होंने कहा कि वाल आपका हल्का सा लीक है, वो मेडिसिन से ठीक हो जाएगा। मेडिसिन मैं यूज कर रहा हूँ लोप्रेन, तो लो प्लेट और साथ दूसरे हर्बेसर गोली है 30 mg वाली, वो खाता हूँ। और दूसरा जो है ना, रात को मैं लेता हूँ ये जो है कोलेस्ट्रॉल की रिवेस्टा 10 mg की। ठीक है। तो अब मुझे ऐसे होता है कि जब कभी मैं बैठा हूँ तो हार्ट जो है ना मेरा वाइब्रेट करता है, जैसे बर्तन ही कोई खटकता, इस तरह बाज़ वक़्त होता है, कोई ऐसा लगता है जैसे बंद हो रहा है, या मैं ज्यादा वॉक करूँ या पैदल चलूँ तो सांस फूलता है। उसके लिए मैंने पूछना था कि डॉक्टर साहब से कि मैं कौन सा टेस्ट कराऊं जो मुझे पता चल जाए कि बाकी मेरी वेन्स जो है वो ठीक काम कर रही हैं। तो दूसरा जो है ना स्टंट जो डाला हुआ है वो भी ठीक काम कर रहा है। कोई ऐसा टेस्ट जिसकी वजह से मैं मुतमिन हो जाऊं कि सारे मेरे जो है ना हार्ट के मसाइल ठीक चल रहे हैं। अच्छा ये बताइएगा कि कौन सा, ये आपको पता है कि कौन सा वाल्व था और कितने % लीकेज थी? वो उन्होंने रिपोर्ट की थी एंजियोग्राफी में। अच्छा। तो जो उसमें जो हुआ था ना मेरा स्टंट, वो एक डाला था, दूसरा उन्होंने कहा था ठीक है। दोबारा मैंने इको करवाया जाके, तो इको करवा के मैंने उतनी टेस्ट चेक करवाया, तो उन्होंने कहा कि आपका वो वाल ठीक है, कोई मसला नहीं है। सही है, ठीक है। और स्टेंट सर इनको 2022 में डाला था। ठीक है, सही है। अच्छा कोई दर्द वगैरह तो नहीं आ रहा रात को सोते वक्त, सीने में दर्द, बस आप कह रहे हैं कि सांस फूलता है, तो कोई आपका चेस्ट एक्सरे वगैरह हुआ है, कोई पानी तो नहीं पड़ रहा जिस्म में? नहीं सर, वो जो है ना, वो जो मुझे रात को सांस वगैरह को कोई मसला नहीं होता, तो ना तो कोई पानी का मसला ही है। ठीक है, चलें, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया, आपके सवाल का जवाब लेते हैं। जी सर। जी इन्होंने आई थिंक 22 में इनको स्टेंट डाला और अभी जो इन्हें प्रॉब्लम हो रहा है, दवाइयाँ ये ले रहे हैं जो उन्होंने बताई हैं दवाइयाँ, वो ठीक दवाइयाँ कि दिल की धड़कन तेज़ होती है, लगता है कि दिल फड़फड़ाने लगा है, तो उसमें कई दफ़ा दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, पल्पिटेशन होती है, और कई दफ़ा रिदम का मसला होता है, कई दफ़ा ये सिर्फ फीलिंग होती है और आप ऐसा कोई दिल की धड़कन तेज़ नहीं होती। इन्होंने पूछा कि क्या टेस्ट मुझे करवाने चाहिए, तो ये बड़ा है, हर 3 महीने अपने कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाएं, और दूसरा जो है साल में एक दफ़ा ETT अपना एक्सरसाइज टेस्ट या थैलियम स्कैन एक जो है साल में एक दफ़ा ज़रूर करवा लेना चाहिए।
और वो बताता है जी कि आपके स्टेंट सही काम कर रहे हैं, कोई और नाली में ब्लॉकेज तो नहीं आ रही, और अगर वो नॉर्मल है तो आपको तसल्ली हो जाती है कि कोई फिक्र वाली बात नहीं है। दूसरा ये है कि हर 6 महीने बाद अपनी एको ज़रूर करवा लें, 3 महीने के बाद ब्लड टेस्ट सारे के सारे करवा लें ताकि नॉर्मल रेंज में, और जो दवाइयाँ हैं वो दवाइयाँ बाकायदगी से लेते रहें। हो सकता है कि अगर इनके दिल की धड़कन तेज़ हुई या इनके डॉक्टर साहब ने देखा कि नहीं दवाई बदलने की ज़रूरत है, तो हो सकता है कि हरबैसर की जगह पे कोई बीटा ब्लॉकर या ऐसी कोई चीज़ दे दें जिससे इन्हें दिल की धड़कन जो है वो कंट्रोल में रहे। लेकिन डॉक्टर साहब को दिखाना है, साल में एक दफ़ा ईटीटी करवानी है, हर 6 महीने बाद एको करवाना है, और हर 3 महीने के बाद ब्लड टेस्ट करवाना। सही। अच्छा सर, बहुत सारे पेशेंट्स को अक्सर मैंने देखा है कि एको करते वक्त जो टेक्नीशियन होते हैं वो कह देते हैं या डॉक्टर साहब भी कह देते हैं कि आपका वाल्व जो है वो थोड़ा सा लीक है, तो उसको भी पेशेंट जो है वो काफ़ी परेशान हो जाता है, उसको सवार कर लेता है अपने ऊपर कि जी मेरा तो वाल्व लीक है। फिर ज़रा सा उसको कोई मसला होता है, कोई परेशानी होती है, तो उसको लगता है कि शायद इस वजह से मुझे मसला हो रहा है। तो आपका क्या ख्याल है कि ये डॉक्टर की तरफ से निगलेक्ट है या पेशेंट सही से समझ नहीं पाता है, कहाँ पर गैप कहाँ पर है? देखिए, हम जब ज़्यादातर लोगों का एको करते हैं ना तो माइल्ड लीक या ट्रेस ये जो है ये बहुत सारे मरीज़ों में आ जाती है, और जिसका मतलब कुछ नहीं होता। जिसका मतलब ये होता है कि हाँ हमें ये लीक थोड़ी सी नज़र आई है, उसका दिल के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, मरीज़ की सेहत के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। हाँ, जब 6 महीने के बाद आप एको करते हैं या साल के बाद एको करते हैं तो उसमें देखते हैं वो लीक बड़ी है कि नहीं है, लेकिन ज़्यादातर वो नॉर्मल ही लीक ऐसी ही रहती है और उसका कोई आगे जाके ऑपरेशन या कोई इलाज नहीं करना पड़ता। हाँ, ये डॉक्टर की जिम्मेदारी है कि जब एको करे और रिपोर्ट लिखे और बता दे कि मैंने लिखा तो है आपका वाल्व लीक करता है थोड़ा सा, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं, से परेशान नहीं होना, ये नॉर्मल हो तुम, ये मेरा एको करेंगे मेरा भी माइल्ड सी एक लीक आ जाएगी, और वो उसका कोई तकलीफ नहीं होती, ना उसकी सांस फूलती है, ना दिल की धड़कन तेज होती है। हाँ, जो सिग्निफिकेंट होता है ग्रेड 2, ग्रेड 3, 4 स्वेयर, मॉडरेट टू स्वेयर होता है, उसके ऊपर ध्यान रखना होता है कि हार्ट का साइज तो नहीं बढ़ रहा, मरीज़ को कब बताना है कि आपकी इस वाल्व की सर्जरी होने की ज़रूरत है। तो ये जो माइल्ड होते हैं या थोड़े से होते हैं, ये रिपोर्ट पे तो आ जाते हैं, जो मरीज़ को परेशान कर देते हैं, लेकिन इसके वजह से परेशान होने की मरीज़ को ज़रूरत नहीं है। सही, यानी कि डॉक्टर को चाहिए कि वो पेशेंट को सही से काउंसिल करे। यहाँ पर एक और कॉलर है, उनको लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात करें? जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आरतीन कमर बोल रहा हूँ गुजर खान से। सवाल पूछे। मेरा सवाल डॉक्टर साहब से ये, अभी मेरी वाइफ का ऑपरेट हुआ था प्रेगनेंसी की वजह से, तो उसका दिल का वाल जो था एमार्सोयर, मतलब जो पीछे वाला वाल था वो लीक है, तो हमारा चेकअप चल रहा है, तो इसमें हमारी एहतियाती तदबीर क्या है, और ये हाई लेवल का सोयर है, तो इसमें हल क्या है इसका? ऑपरेट होगा या क्या इसका होना है? अच्छा ठीक है, ये कब हुआ था? ये उसकी डिलीवरी से तकरीबन महीना डेढ़ पहले तकलीफ। अच्छा, डिलीवरी कब हुई थी उनकी? डिलीवरी 19 जून को। अच्छा ठीक है, एज क्या है आपकी वाइफ की? 22 साल। 22 साल, ठीक है। कोई उनको अलामात आ रही हैं, कोई मसला है अभी? भी उनको फील होता है कि पेन है थोड़ा। अच्छा ठीक है। PTINR कितना है? ठीक है, आपको ये पता है कि उनका PTI कितना है, INR कितना है? खून पतला करने वाला टेस्ट, जो कि खून के टेस्ट होते हैं, जो बताते हैं प्रोथ्रोम्बिन टाइम जो है, या INR के खून कितना पतला या गाढ़ा है, वो पता है कुछ आपको? वो सर क्लियर। वारफरिन गोली खा अच्छा ठीक है। और जो गोली डॉक्टर साहब ने दी थी खून पतला करने वाली, वो ले रही है? वो वारफरिन वो ले रही है। अच्छा, वो ले रही है। लोई का वाल्व मेटालिक डाला है, ठीक है। और कौन सा वाल्व डला है उनको? मेटालिक वाल्व डला है? नहीं, वो अभी ऑपरेट डॉक्टर साहब ने ये कहा था कि अभी हम इनका ऑपरेट करते हैं, मेडिसिन दे रहे हैं, लेकिन ये जब वो टांके वगैरह ठीक हो जाएंगे उसके बाद हम अगला प्रोसेस करेंगे। अच्छा, तो यानी कि अभी डला नहीं है वाल्व? कुछ भी ऐसा नहीं हुआ, तो ये इसका हल क्या है, क्या करेंगे? मतलब उसका वो नहीं, बात नहीं समझ आई आपकी। मुझे ये बताएं कि जून में उनका कोई ऑपरेशन या सर्जरी हुई है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। हाँ, बस आप ये पूछना चाहते हैं जी, उन्होंने बताया कि ऑपरेशन की जरूरत है, तो इसका हम आगे हल क्या करें? ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया सर। ये लास्ट कॉलर थे हमारे। जी, इसमें आई थिंक उसमें डॉक्टर ने हमें ये था कि शायद इनका ऑपरेशन हुआ है जून में। उसमें ज़रूरी है कि जब वाल्व स्वेयर MR उन्होंने बताया कि वो वाल्व बहुत ज़्यादा लीक कर रहा है, उसको जल्दी ऑपरेशन की ज़रूरत है, इन्हें जितनी जल्दी हो जाए, अदरवाइज़ हार्ट इतना फैल जाता है, बढ़ जाता है कि वापस अपनी जगह पर फेलियर रहता है, फिर सर्जरी के बाद भी फ़र्क नहीं पड़ता। तो इन्हें चाहिए कि ये इनका ऑपरेशन जो है वो जल्दी करवा लें।
ठीक है, यानी कि ऑपरेशन ही इसका हल है, क्योंकि इनका जो ग्रेड है वो काफ़ी सिवियर है और इससे अगर ये नहीं करवाएंगे तो फिर कोई मसला भी हो सकता है। सर फाइनल मैसेज दे दें हमारे जी। प्रोग्राम का फाइनल टाइम मैसेज जैसे खत्म आपका होने पहला वाला था है। कि अपनी जी। दवाइयाँ जब एक दफ़ा मर्ज आपकी जो है वो डायग्नोज हो गई है, आप दवाई अपनी बाकायदगी से लें, जो परहेज़ है बाकायदगी से करें, जो बाकायदगी से अपने डॉक्टर को दिखाएं, जहाँ पे सिम्टम्स हों, जहाँ शक हो डॉक्टर के पास पहुँच जाएं, और ख़ुराक में अपनी एहतियात करें, सिगरेट ना पिएं, वज़न कम करके रखें और 6 से 8 घंटे नींद ज़रूर पूरी करें। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। जी नाज़रीन, प्रोग्राम आपने देखा, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। हमारे आज के प्रोग्राम का मैसेज ये है कि जब डॉक्टर आपको दवाई लिख देता है तो इसका मतलब है कि आपने वो दवाई ज़रूर इस्तेमाल करनी है और ख़ुद से कभी भी आपने दवाई रोकनी नहीं है। अगर आपके जहन में ये ख्याल आता भी है कि दवाई जो है वो आपके गुर्दे को मुतासर कर सकती है या मैदे को ख़राब कर रही है, या कोई हमसाया आपको ये कहता है कि अब दवाई बंद कर देनी चाहिए, तो भी आपने सबसे पहले अपने डॉक्टर के पास जाना है। जिस तरह वालिदैन से आप सारी बातें करते हैं, इसी तरह आप डॉक्टर से भी डिस्कस कर सकते हैं कि ये मेरे खदशात हैं, मैं इस वजह से दवाई बंद करना चाहता हूँ या कम करना चाहता हूँ, तो डॉक्टर आपकी दवाई को एडजस्ट कर देते हैं। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, कीप स्माइलिंग एंड कीप वॉकिंग। अल्लाह हाफिज़।